एग्जीक्यूशन लेयर से गवर्नेंस लेयर तक का ट्रांजिशन कोई सीमलेस माइग्रेशन नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के लिए ये एक गहरी खाई की तरह है। जहां ऑर्केस्ट्रेशन क्लास एजेंसी के एक नए दौर का आनंद ले रही है, वहीं ग्लोबल वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त फ्रिक्शन जोन में फंसा हुआ है। ये वो जगह है जहां इंसानी स्किल्स को एल्गोरिदम की एफिशिएंसी ने पूरी तरह से डिमोनेटाइज कर दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तेज रफ्तार की वजह से नए रोल तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। ये 2030 में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सच्चाई है। ये 20वीं सदी की साइक्लिकल डाउनटर्न नहीं है, जहां एक फैक्ट्री बंद होती है तो 3 दूर दूसरी खुल जाती है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का इंसानी लेबर पार्टिसिपेशन से कुछ चुनिंदा और हाई वॉल्यूम सेक्टर्स में एक फंडामेंटल डीकपलिंग है। जब कोई सेक्टर टर्मिनल ऑटोमेशन हासिल कर लेता है तो इंसानी कंपोनेंट को सिर्फ कम नहीं किया जाता, बल्कि उसे सिस्टम से पूरी तरह डिजाइन आउट कर दिया जाता है। द जियोग्राफी ऑफ ऑब्सोलेसेंस। इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट की पहली लहरों ने लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स को ऐसी सर्जिकल प्रिसीजन के साथ हिट किया है जिसकी उम्मीद एक दशक पहले बहुत कम इकोनॉमिस्ट ने की थी। लॉन्ग हॉल ट्रैकिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, जो कभी मिडिल क्लास ब्लू कॉलर इकोनॉमी की बैकबोन हुआ करती थी। 2028 तक लेवल 5 ऑटोनॉमस फ्रेट सिस्टम्स और डार्क वेयर हाउसिंग, यानी ऐसी फैसिलिटीज जो बिना लाइट या ऑक्सीजन के चलती हैं और रोबोटिक्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, के इंटीग्रेशन ने इंसानी दखल की जरूरत को कुल टन माइल्स के 1% से भी कम कर दिया है। इन रीजन्स में ट्रेडिशनल मल्टीप्लायर इफेक्ट, जहां एक ट्रक स्टॉप एक डिनर को सपोर्ट करता है जो एक लोकल ग्रोसरी स्टोर को सपोर्ट करता है, उल्टा हो गया है। जब ट्रक रुकना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे ड्राइवर्स नहीं हैं जिन्हें खाना या सोना है, तो लोकल सर्विस इकोनॉमी एक कैस्केड की तरह ढह जाती है। ये ऑटोमेटेड रस्ट बेल्ट है। 1980 के दशक के इंडस्ट्रियल डिक्लाइन के विपरीत, जो लेबर को सस्ते ह्यूमन मार्केट्स में ऑफशोरिंग करने की वजह से हुआ, हायर डिक्लाइन सिलिकॉन के लिए लेबर की इंश्योरिंग की वजह से हो रहा है। नेगोशिएट करने के लिए कोई लोअर कॉस्ट कॉम्पिटिटर नहीं, हाँ कॉम्पिटिटर कोड की एक लाइन है जिसकी मार्जिनल कॉस्ट 0 है। कॉग्निटिव ऑब्सोलेसेंस का संकट। हालांकि मैनुअल लेबर का विस्थापन लंबे समय से अपेक्षित था, 2020 के दशक के अंत का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल शॉक इंफॉर्मेशन मिडिल का खोखला होना रहा है। ये कॉग्निटिव ऑब्सोलेसेंस का फिनोमेना है। दशकों तक मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर प्रोफेशनल रोल्स इंफॉर्मेशन रिले की तरह काम करते थे। एक जूनियर लॉयर की वैल्यू डॉक्यूमेंट डिस्कवरी में पाई जाती थी, यानी 10,000 ईमेल को छानकर इंटेंट का एक स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढने की क्षमता। एक मिडिल मैनेजर की वैल्यू स्टेटस एग्रीगेशन में होती थी, यानी सबऑर्डिनेट से डेटा कलेक्ट करना और उसे एग्जीक्यूटिव्स के लिए सिंथेसाइज करना। ये रोल्स उन जजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन स्किल्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे जिन्हें हम अब बहुत प्राइस करते हैं। हालांकि मॉडर्न एंटरप्राइज की इंटीग्रेशन लेयर, जो यूबिक्विटस एपीआई और लार्ज एक्शन मॉडल्स द्वारा पावर्ड हब एंड रिले टास्क को जीरो लेटेंसी और परफेक्ट फिडेलिटी के साथ परफॉर्म करती है। एक मल्टी बिलियन डॉलर लिटिगेशन सूट का डिस्कवरी फेज, जिसके लिए कभी 6 महीने तक काम करने वाले 50 जूनियर एसोसिएट्स की जरूरत होती थी, अब एक ऑटोनॉमस लीगल स्टैक द्वारा 48 मिनट में पूरा कर लिया जाता है। यहाँ स्ट्रक्चरल खतरा 2 तरह का है। पहला, लाखों डिग्री होल्डिंग प्रोफेशनल्स की इनकम का फौरी तौर पर खत्म हो जाना। दूसरा और ज्यादा खतरनाक तरीके से स्किल पाइपलाइन का तबाह होना। अगर एंट्री लेवल रोल्स ही नहीं बचेंगे जो एक प्रोफेशनल को हाई लेवल गवर्नेंस के लिए जरूरी इंट्यूशन डेवलप करने का मौका दें, तो अगली जनरेशन के ऑर्केस्ट्रेटर्स कैसे सामने आएंगे? हम इकोनॉमिक लैडर पर एक मिसिंग रंग वाली समस्या देख रहे हैं, जहां लो स्किल सर्विस वर्क और हाई वैल्यू ऑर्केस्ट्रेशन के बीच का गैप इतना ज्यादा हो गया है कि ज्यादातर लोगों के लिए उसे पार करना नामुमकिन है। न्यूरोप्लास्टिसिटी गैप। इस बेरोजगारी को एड्रेस करने में सबसे बड़ी दिक्कत एआई के कैपेबिलिटी कर्व और ह्यूमन वर्कफोर्स के न्यूरोप्लास्टिसिटी कर्व के बीच का मिसमैच है। पिछली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में बदलाव की रफ्तार ऐसी थी कि इंटरजेनरेशनल ट्रांजिशन का मौका मिल जाता था। हो सकता है कि एक पिता अपनी ब्लैकस्मिथ की नौकरी खो दे, लेकिन उसके बेटे के पास ऑटोमोटिव मैकेनिक बनने के लिए 20 साल का वक्त होता था। 2030 की इकोनॉमी में स्किल की हाफ लाइफ घटकर 36 महीने से भी कम रह गई है। जो इंसान फ्रंट एंड कोडर बनने के लिए 2 साल की रिट्रेनिंग करता है, उसे पता चलता है कि जब तक वो ग्रेजुएट होता, ऑटोनॉमस कोडिंग एजेंट्स ने फ्रंट एंड डेवलपमेंट को एक लेगेसी स्किल बना दिया है। ये परमानेंट प्रिकैरिटी की एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक स्टेट पैदा करता है। जब टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन की रफ्तार इंसान की नए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को सीखने और समझने की बायोलॉजिकल कैपेसिटी से आगे निकल जाती है, तो नतीजा अपस्किलिंग नहीं बल्कि कॉग्निटिव बर्नआउट होता है। हमारा मौजूदा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 20th सेंचुरी के वंस एंड डन लर्निंग मॉडल के लिए बनाया गया था, ऐसी दुनिया को हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जहां एक सिंगल सॉफ्टवेयर अपडेट से किसी प्रोफेशन का पूरा नॉलेज बेस इनवैलिडेट हो सकता है। केस स्टडी द पेपर वेट प्रोफेशनल्स। इस फ्रिक्शन की मानवीय कीमत को समझने के लिए हम मिड अटलांटिक कॉरिडोर के डिस्कवरी पैरालीगल्स पर नजर डालते हैं। 2024 में ये एक स्टेबल और हाई ग्रोथ करियर पाथ था। 2029 तक टॉप 500 लॉ फर्म्स द्वारा प्रिडिक्टिव कोडिंग और ऑटो लिटिगेशन सूट्स को अपना लेने से पैरालीगल लेबर की मांग 85% तक कम हो गई। पुराने जमाने के फैक्ट्री वर्कर्स के उलट ये प्रोफेशनल्स अक्सर हाईली एजुकेटेड होते हैं और उन पर काफी कर्ज होता है। वे बचे हुए मैनुअल सर्विस जॉब्स के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं और उन हाई लेवल ऑर्केस्ट्रेशन रोल्स के लिए अंडर क्वालिफाइड हैं, जिनमें दशकों के स्ट्रैटेजिक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वे इकोनॉमिक लिम्बो की स्थिति में जी रहे हैं। इस ग्रुप को फिर से स्किल करने के सरकारी प्रयास काफी हद तक फेल रहे हैं, क्योंकि टारगेट रोल्स लगातार बदल रहे हैं। 2028 की एक फेडरल पहल, जिसमें 50,000 विस्थापित एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स को प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के रूप में ट्रेन करना था, वो 18 महीने के भीतर ही पुरानी हो गई, जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सिस्टमिक इंटेंट रिकॉग्निशन पर शिफ्ट हो गए, जिससे मैनुअल प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पूरी तरह खत्म हो गई। ये मॉडर्न लेबर मार्केट की रेड क्वीन समस्या को दर्शाता है कि एक ही जगह पर बने रहने के लिए भी इंसान को तेज से तेज दौड़ना पड़ता है।
क्लासिकल सेफ्टी नेट्स की विफलता। हमारे मौजूदा सोशल सेफ्टी नेट्स यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए डिजाइन किया गया था। वे ये मानकर चलते हैं कि वर्कर अभी दो नौकरियों के बीच में है और अगर वो सही मैच ढूंढ ले या बिजनेस साइकिल के बदलने का इंतजार करे तो उसके लिए कोई न कोई नौकरी मौजूद है। 30s के दशक में हम टर्मिनल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। एक 52 साल के रीजनल लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर के लिए, जिसकी नौकरी ड्रोन फ्लीट मैनेज करने वाले एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली हाउस के फील्ड में, अब कोई अगली नौकरी नहीं है। वह पूरा फील्ड ही खत्म हो चुका है। यहाँ आर्थिक तंगी सिर्फ आमदनी की कमी नहीं है बल्कि इंसानी संसाधनों का फंस जाना है। उनका मॉर्टगेज, उनके बच्चों की पढ़ाई और उनकी सोशल आइडेंटिटी सब कुछ एक ऐसे रोल पर दांव पर लगा था जिसे अब मार्केट की नजर में शून्य वैल्यू मिली है। जब ऐसा बड़े पैमाने पर होता है तो ये लोकलाइज्ड डिफ्लेशनरी स्पाइरल्स पैदा करता है। जैसे ही विस्थापित मिडिल क्लास खर्च करना बंद करती है, लोकल रिटेल और सर्विस सेक्टर जो अभी तक ऑटोमेट नहीं हुए थे वे भी एग्रीगेट डिमांड की कमी के कारण फेल हो जाते हैं। डार्क फर्म और टैक्स बेस का कटाव इस समस्या को और गंभीर बनाता है। डार्क फर्म का उदयानी वे कंपनियां जो बिना किसी इंसानी कर्मचारी के भारी रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ये फर्म्स एग्जीक्यूशन लेयर की एफिशिएंसी का शिखर हैं। वे ग्लोबल मार्केट को सर्विस देने के लिए ऑटोनॉमस कैपिटल का इस्तेमाल करके ऑटोनॉमस लेबर यानी रोबोट्स और ऑटोनॉमस इंटेलिजेंस यानी एआई को लीज पर लेती हैं। एफिशिएंसी के नजरिए से देखें तो डार्क फर्म एक चमत्कार है, लेकिन फिस्कल नजरिए से देखें तो ये एक बुरा सपना है। पारंपरिक टैक्स सिस्टम लेबर पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जैसे पेरोल टैक्स, इनकम टैक्स और लोकल स्पेंडिंग टैक्स। जब एक फर्म 10,000 कर्मचारियों की जगह एक सर्वर रैक लगा देती है तो लोकल म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स बेस खत्म हो जाता है, भले ही उस फर्म का प्रॉफिट आसमान छू रहा हो। इससे एक फिस्कल गैप पैदा होता है, ठीक उसी समय जब सोशल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऑटोमेटेड रस्ट बेल्ट्स खुद को उन रिट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोग्राम्स को फंड करने में असमर्थ पा रही हैं जिनकी जरूरत 2030 की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए है। वेल्थ तो जनरेट हो रही है, लेकिन उसे ऑर्केस्ट्रेशन और कैपिटल लेवल पर कैप्चर किया जा रहा है जो उस भौगोलिक जगह से बहुत दूर है जहां विस्थापन हो रहा है। पार्टिसिपेशन क्राइसिस का उभरना। इस स्ट्रक्चरल बदलाव का सबसे खतरनाक पहलू कैलोरी का नुकसान नहीं बल्कि एजेंसी का नुकसान है। 20वीं सदी में काम सोशल इंटीग्रेशन का मुख्य जरिया था। इसी तरह कोई व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के सामने अपनी वैल्यू साबित करता था और भविष्य में अपनी हिस्सेदारी कमाता था। जब एग्जीक्यूशन लेयर को मशीनों के हवाले कर दिया जाता है तो हम एक परमानेंट आउटसाइडर क्लास बनाने का जोखिम उठाते हैं, यानी लाखों ऐसे लोग जो सिर्फ बेरोजगार ही नहीं हैं बल्कि आर्थिक रूप से अप्रासंगिक हो गए हैं। भले ही एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर दे, लेकिन ये उन्हें उद्देश्य और अपनापन देने वाला ह्यूमन प्रीमियम नहीं दे पाती। हम इस पार्टिसिपेशन क्राइसिस के लक्षण डिजिटल एस्केपिज्म और हाइपर लोकलिस्ट इंसर्जेंसीज के बढ़ने में देख रहे हैं। जिन इलाकों में ऑटोमेशन का सबसे ज्यादा असर पड़ा है वहां लोकल सर्विसेज को डी ऑटोमेट करने का एक बढ़ता हुआ आंदोलन है। ये प्रभावी रूप से ह्यूमन ओनली जोन्स बना रहे हैं जहां मशीनों को कुछ खास काम करने से बैन कर दिया गया है, भले ही वे काम मशीनों द्वारा ज्यादा कुशलता से किए जा सकते हैं। ये सिर्फ लडाइट प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक एफिशिएंसी बेस्ड इकोनॉमी के सामने जजमेंट बेस्ड इकोनॉमी को वापस पाने की हताश कोशिशें हैं। ट्रांजिशन का फ्रिक्शन, एक सारांश। जब हम साल 2030 के परिदृश्य का जायजा लेते हैं तो इस किताब के टाइटल में जिक्र किया गया प्रोस्पेरिटी शब्द बहुत से लोगों को एक क्रूर विडंबना जैसा लगता है। वेल्थ यानी धन तो असली है, ग्लोबल जीडीपी कभी इतनी ज्यादा नहीं रही और चीजों की कीमत कभी इतनी कम नहीं रही, लेकिन इस ट्रांजिशन का फ्रिक्शन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ताने बाने को तार तार कर रहा है। आज हम जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं वो 3 मिलती जुलती ताकतों का नतीजा है। वेलोसिटी ऑफ ऑटोमेशन, जो इंसानों को फिर से ट्रेन करने की गति से कहीं ज्यादा तेज है। मिसिंग रंग यानी उन एंट्री लेवल प्रोफेशनल रोल्स का खत्म होना जो जजमेंट बनाने में मदद करते थे। और फिस्कल मिसमैच यानी एक ऐसा टैक्स और सेफ्टी नेट सिस्टम जो लेबर हैवी इकोनॉमी के लिए बना था उसे अब कैपिटल हैवी इकोनॉमी पर लागू किया जा रहा है। इन मुद्दों को हल करने के लिए सिर्फ जॉब ट्रेनिंग से ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए इस सोच से पूरी तरह बाहर निकलने की जरूरत है कि नौकरी का मतलब हफ्ते में 40 घंटे काम पूरा करना है। हमें इस सच्चाई का सामना करना ही होगा कि आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए उनके लेबर की मार्केट वैल्यू शायद कभी भी हाई प्रोडक्टिविटी सोसाइटी में उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के बराबर नहीं हो पाएगी। ये गंभीर वास्तविकता ऑर्केस्ट्रेशन क्लास की हमारी खोज के लिए एक जरूरी काउंटरवेट का काम करती है। डिजाइन स्वॉर्म को निर्देशित करने वाले हर एक लीड सिंथेसाइजर के लिए 10,000 ऐसे पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनके स्किल्स अब स्ट्रेंडेड एसेट्स बन चुके हैं। 2030 के दशक की स्थिरता कुछ लोगों की बुद्धिमत्ता पर नहीं बल्कि हमारी उस क्षमता पर निर्भर करती है जिसके जरिए हम बहुत सारे लोगों को एक ऐसे सिस्टम में फिर से शामिल कर सकें जिसमें फिलहाल उनके लिए कोई एग्जीक्यूशन रोल नहीं है। अगर हमें सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से टूटने से बचाते हुए इस बदलाव से गुजरना है तो हमें मशीनों द्वारा बनाई गई प्रचुरता को बांटने के प्राथमिक तरीके के रूप में सिर्फ वेज से आगे देखना होगा। यह हमें लेबर इकोनॉमिक्स के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी बदलाव की ओर ले जाता है, जो है समय खरीदने से लेकर आउटकम्स में निवेश करने तक का सफर। इस अंतर को हम कैसे पाट सकते हैं, यह समझने के लिए हमें वैल्यू के नए आर्किटेक्चर की तरफ देखना होगा, ऐसे सिस्टम जो सर्वाइवल को एग्जीक्यूशन से और वेल्थ को प्रति घंटे की मजदूरी से अलग करते हैं। यह हमें सीधे हमारे विश्लेषण के अगले चरण पर ले जाता है, 3.5 थिंकिंग कंपनसेशन फ्रॉम आर्ली वेजेस टू आउटपुट एंड इक्विटी मॉडल्स।